नेक्स्ट चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था, केंद्रीय समस्या और योजनाएं। 336 नंबर है, निम्नलिखित में से किस कदम ने औद्योगिक और तृतीयक क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करके समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा दिया? तो योजना ने। स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण और सेवा क्षेत्रों को बढ़ावा देना था। विभिन्न क्षेत्रों में विकास को निर्देशित करने और प्रोत्साहित करने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई। इन योजनाओं में बुनियादी ढांचे का विकास, उद्योगों की स्थापना और सेवाओं का विस्तार शामिल था, जिनमें से सभी ने समग्र आर्थिक विकास में योगदान दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी के लिए सबसे उपयुक्त कारण है? अत्यधिक जनसंख्या बेरोजगारी के लिए सबसे उपयुक्त कारण है। अत्यधिक जनसंख्या के कारण रोजगार के बाजार में श्रम की अधिकता हो जाती है, जो प्रायः रोजगारों की उपलब्धता से कहीं अधिक होती है तथा बेरोजगारी में महत्वपूर्ण योगदान देती है। वार्षिक PLFS रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति पर अनुमानित बेरोजगारी दर 2020-21, 21-22, 22-23 के दौरान क्रमशः 4.2%, 4.1%, 3.2% थी। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति व्यक्तित्व 1980 का सामाजिक आर्थिक उद्देश्य नहीं है? अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है। औद्योगिक नीति व्यक्तित्व 1956, इसका उद्देश्य समाजवादी समाज के लिए आर्थिक विकास में तेजी लाना और औद्योगिकरण को बढ़ावा देना था, जिसमें संविधान को अपनाने के बाद व्यापक संशोधन किए गए। नई चुनौतियों का समाधान करने के लिए इसे 1973, 77 एवं 1980 में व्यक्तित्व के माध्यम से और संशोधित किया गया। औद्योगिक नीति व्यक्तित्व 1980, इसका उद्देश्य उच्च रोजगार सृजन, उपभोक्ता संरक्षण, निर्यातोन्मुखी उद्योगों को बढ़ावा देना, लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, क्षेत्रीय संतुलन और विकेंद्रीकरण और आयात प्रतिस्थापन के माध्यम से आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। स्वतंत्रता के समय भारत के औद्योगिक विकास में मुख्य बाधाएं क्या थीं? उद्योगों में पूंजी निवेश। स्वतंत्रता के समय भारत को निरक्षरता, गरीबी, प्रति व्यक्ति कम आय, औद्योगिक पिछड़ापन और बेरोजगारी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सरकार ने औद्योगिक नीतियों को लागू किया, जिसने भारत के औद्योगिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। विशेष आर्थिक क्षेत्रों स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में व्यवसायों को दिया जाने वाला प्राथमिक लाभ क्या है? कर और शुल्क रियायतें। विदेशी निवेश सहित विशेष आर्थिक क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाइयों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन और सुविधाओं में शामिल हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात, घरेलू खरीद। किस औद्योगिक नीति ने निजी कंपनियों पर प्रतिबंधों को कम करके भारतीय उद्योगों में उदारीकरण की शुरुआत की? तो औद्योगिक नीति 1991 ने। औद्योगिक नीति 1991 यह PV नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा शुरू किए गए व्यापक आर्थिक सुधारों के हिस्से के रूप में पेश किया गया था, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। यह नीति लाइसेंस, परमिट और नियमों के पिछले शासन से एक अधिक खुली और बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर एक मौलिक बदलाव का प्रतीक थी। महत्वपूर्ण विशेषताओं में शामिल थे अधिकांश उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग का उन्मूलन, विदेशी प्रौद्योगिकी समझौतों का उदारीकरण और MRTP अधिनियम, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएं अधिनियम का उन्मूलन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मौसमी बेरोजगारी का सामना करता है? तो कृषि है जो मौसमी बेरोजगारी का सामना करता है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग विशिष्ट मौसमों के दौरान बेरोजगार होते हैं। जब श्रम की मांग कम होती है, यह कार्यबल के कौशल और उपलब्ध नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल के बीच बेमेल से उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति संकल्प 1956 से संबद्ध नहीं है? इसने तीसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने दूसरी पंचवर्षीय योजना को आधार बनाया। इसका उद्देश्य समाजवादी समाज की नींव रखना था। इंडियन
IPR भारतीय औद्योगिक विकास पर पहला व्यापक विवरण था। किसी देश के आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? तो स्थायी रोजगार महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से के पास स्थिर आय हो, जो उपभोग को बढ़ावा देती है, जीवन स्तर में सुधार करती है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने मुख्य रूप से बड़े पैमाने के उद्योगों को डैश खंडों में वर्गीकृत किया, 4 खंडों में वर्गीकृत किया। 1948 का औद्योगिक नीति संकल्प स्वतंत्रता के बाद उद्योगों पर भारत का प्रमुख नीति दस्तावेज था। इसकी घोषणा तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 6 अप्रैल 1948 को संसद में की। 4 श्रेणियां केंद्र सरकार का अनन्य एकाधिकार, केवल राज्य सरकार द्वारा शुरू किया जाने वाला नया उपक्रम, सरकार द्वारा विनियमित किए जाने वाले उद्योग, निजी उद्यम, व्यक्तियों और सहकारी समितियों के लिए खुला होना। ब्रिटिश शासन से पहले निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता थी? तो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था एक समृद्ध अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग की एक सफल प्रणाली जो आमतौर पर बहुत अधिक कमाई करती थी। एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो अन्य देशों पर कम निर्भर होती है और उसे देश के बाहर से सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। किसी देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आर्थिक निर्भरता एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जहां एक राष्ट्र अपने आर्थिक विकास और विकास के लिए दूसरे देश या देशों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की एक विशेषता है? आयात लाइसेंसिंग का उदारीकरण वैश्वीकरण की एक विशेषता है। आयात लाइसेंसिंग का उदारीकरण वैश्वीकरण बहुराष्ट्रीय निगमों MNCs द्वारा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के माध्यम से देशों के बीच एकीकरण है। पीटर सदरलैंड को वैश्वीकरण के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में वैश्वीकरण 1991 में PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व में मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। सुधार के 3 मुख्य स्तंभ थे: उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। उदारीकरण के भाग के रूप में उद्योगों के प्रगतिशील डिलाइसेंसिंग के साथ निम्नलिखित में से किस उद्योग को लाइसेंस की आवश्यकता से हटा दिया गया? तो कोयला और लिग्नाइट को लाइसेंस की आवश्यकता से हटा दिया गया है। कोयला और लिग्नाइट खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 में प्रावधान है कि कोयला और लिग्नाइट के लिए लाइसेंस देने में राज्य सरकार को केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। भारत में अनिवार्य लाइसेंसिंग के अधीन उद्योग तंबाकू उत्पाद, रक्षा, एयरोस्पेस और युद्धपोत, खतरनाक रसायन, औद्योगिक विस्फोट आदि। निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण का लाभ नहीं था? कम प्रतिस्पर्धा निजीकरण का लाभ नहीं था। निजीकरण का उद्देश्य सामान्यतः निजी संस्थाओं को बाजारों में प्रवेश की अनुमति देकर प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है, जिससे दक्षता और नवाचार में सुधार हो सकता है। सूचीबद्ध अन्य विकल्प निजीकरण के सामान्यतः पहचाने जाने वाले लाभ हैं। 2005 में डैश के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था, तो गरीबी के अनुमान के लिए। अन्य समितियां सुखमय चक्रवर्ती समिति 1985, मौद्रिक नीति और आर्थिक सुधारों से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए। चेलैया समिति 1991, आर्थिक सुधारों और उदारीकरण नीतियों की सिफारिश करने के लिए। जानकी वल्लभ पटनायक समिति 2005, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए। तो ये जो कमेटी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गरीबी के अनुमान के लिए अन्य समितियाँ बताई गई। देखिए, सुखमय चक्रवर्ती समिति 1985 में मौद्रिक नीति और आर्थिक सुधारों से संबंधित थी, और जानकी वल्लभ पटनायक समिति 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से संबंधित थी। चलैया समिति आर्थिक सुधारों और उदारीकरण से संबंधित है। मुख्य कामगार वह व्यक्ति होता है जो वर्ष में कम से कम 10 दिन कार्य करता है, तो कम से कम 183 दिन या 6 महीने। भारत की जनसंख्या को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार 3 समूहों में विभाजित किया गया है, अर्थात मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक जो 183 दिनों से कम काम करते हैं, और गैर श्रमिकों मुख्य और सीमांत दोनों का अनुपात केवल 39.8% 2011, जिसमें से लगभग 60% जनसंख्या गैर श्रमिक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक शुद्ध प्रवासन है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शुद्ध प्रवासन है।
शुद्ध प्रवासन राज्य वह है जहाँ राज्य से बाहर जाने वाले लोगों की संख्या राज्य में आने वाले लोगों से अधिक है। 2011 तक उत्तर प्रदेश और बिहार अंतर्राज्यीय प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत है, जबकि महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे बड़े गंतव्य राज्य हैं। उत्तर प्रदेश के लगभग 83 लाख निवासी और बिहार के 63 लाख निवासी अस्थायी रूप से दूसरे राज्यों में चले गए। 2011 तक पूरे भारत से लगभग 60 लाख लोग महाराष्ट्र में चले गए थे। डैश वंचन की स्थिति है जो एक व्यक्ति के सतत, स्वस्थ और यथोचित उत्पादक जीवन के लिए बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थता को दर्शाती है। गरीबी, अज्ञानता, यह किसी विशेष विषय या स्थिति के बारे में ज्ञान, सूचना या जागरूकता की कमी को संदर्भित करता है। दास्तां, यह गुलामी की स्थिति को संदर्भित करता है। डैश बेरोजगारी से तात्पर्य नौकरियों के बीच समय अंतराल से है। जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा होता है या नौकरियों के बीच स्विच कर रहा होता है, तो घटनात्मक बेरोजगारी तब होती है जब कोई व्यक्ति एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी में जा रहा होता है। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? उद्योगों में से मौसमी उतार चढ़ाव के कारण बेरोजगारी, जैसे शीतकालीन पर्यटन। तकनीकी बेरोजगारी, तकनीकी प्रगति के कारण नौकरियों में कमी के कारण बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था में मूलभूत परिवर्तनों जैसे उद्योगों में गिरावट के कारण दीर्घकालिक बेरोजगारी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी बाजार में उपलब्ध नौकरियों और बाजार में उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेलता होने से उत्पन्न होती? तो संरचनात्मक बेरोजगारी। घर्षण बेरोजगारी तब होती है जब श्रमिक नए अवसरों की खोज करते हुए नौकरियों के बीच बदलाव करते हैं। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब कर्मचारी कुछ खास मौसमों के दौरान बेरोजगार होते हैं, खासकर कृषि, पर्यटन और रिटेल क्षेत्र में। प्रच्छन्न बेरोजगारी तब होती है जब आवश्यकता से अधिक श्रमिकों को रोजगार दिया जाता है, तब होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिससे उत्पादकता कम हो जाती है, जो आमतौर पर कृषि और पारिवारिक व्यवसायों में देखी जाती है। भारत सरकार योजना आयोग 2013 के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का प्रतिशत कितना है? 21.92%। योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत 2011 में 13.7% था, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रतिशत 25.7% था। गरीबी आकलन के लिए वर्तमान पद्धति गरीबी आकलन पद्धति की समीक्षा करने के लिए 2005 में स्थापित विशेषज्ञ समूह तेंदुलकर समिति की सिफारिशों पर आधारित है। भारत की योजना आयोग 2011-12 के अनुसार राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़ और झारखंड। गरीबी रेखा की गणना। भारत में गरीबी का आकलन अब नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा की गणना के माध्यम से किया जाता है। भारत के योजना आयोग 2011-12 के अनुसार चंडीगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 21.81%। चंडीगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत है। गरीबी को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आधार पर मापा जाता है। 2011-12 में गरीबी रेखा तेंदुलकर पद्धति राज्य उच्चतम छत्तीसगढ़ 39.93, निम्नतम गोवा 5.09, केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम दादरा नगर हवेली 39.31%। इनमें से कौन सा औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली के पतन के कारणों में से एक है? तो औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली का पतन हो गया। बड़े औद्योगिक घरानों ने प्रतिस्पर्धा रोकने के लिए लाइसेंस का लाभ उठाया। वर्ष 1991 में NIP नई औद्योगिक नीति न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में संशोधन के माध्यम से उद्योगों की एक लघु सूची को छोड़कर सभी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई थी। भारत में गरीबी रेखा का अनुमान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है? तो NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO भारत में गरीबी रेखा का आकलन नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा की गणना के माध्यम से किया जाता है। 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा का आकलन भारत के शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह डैश पर किया गया था। तो
प्रति व्यक्ति प्रति माह 1,000 रुपये पर किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तेंदुलकर पद्धति का उपयोग करके राष्ट्रीय गरीबी रेखा का अनुमान ₹816 प्रति व्यक्ति माह है। भारत के शिक्षित युवाओं में रोजगार योग्य कौशल की कमी के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है? तो शिक्षित बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी है बाजार में उपलब्ध नौकरियों और बाजार में उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी एक श्रेणी है। तकनीकी बेरोजगारी या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण नौकरियों का अभाव हो जाता है। चक्रीय बेरोजगारी या व्यापार चक्र के दौरान आर्थिक गतिविधि में परिवर्तन के साथ उत्पन्न होती है।